जी अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हम लोग टॉपिक सबसे पहले कवर करने वाले हैं ये है डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक अहम चैप्टर है और इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कैम्ब्रिज का। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो रिवर सिस्टम है वो कौन से हैं। हम इसमें देखेंगे कि डैम्स और बैराजेस का क्या रोल होता है और अगर हम इनकी ड्यू केयर ना करें तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं, लाइक वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी क्या है और इनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है। तो ये डिफरेंट फिनोमेनाज हैं जो कि आमतौर पे इस चैप्टर में से आते हैं, तो इनके बारे में बारी बारी बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो पहला फिनोमेना है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। लैंड वाटर और एयर जो है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल है। ठीक है, और ये रीन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रीन्यूएबल भी होते हैं। ठीक है, रीन्यूएबल वो हैं जैसे कि जो बार बार रिप्लेनिश हो सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल जो कि रिप्लेनिश नहीं हो सकते। तो वाटर जो है इटसेल्फ एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और ये बार बार बारिश की शक्ल में या दूसरे तरीकों से रिप्लेनिश भी होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें, बड़ा सिंपल सा है। बारिशें होती हैं, वो नदी नालों से दोबारा समुंदर तक पहुंच जाती हैं, समुंदर से एवेपोरेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं। वो क्लाउड्स फिर नॉर्दर्न एरियाज में नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ जाते हैं, वहां पे फिर बारिश होती है, फिर वो स्ट्रीम्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, वापस वो समुंदर तक आते हैं। सो इस तरह से प्रोसेस इट गोज ऑन। सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पाकिस्तान के जो रिवर सिस्टम है वो दो किस्म के हैं, इंडस रिवर सिस्टम है और रिवर्स ऑफ बलोचिस्तान है। यानी कि एक तो पूरा बकायदा इंडस रिवर सिस्टम है और कुछ है रिवर्स ऑफ बलोचिस्तान। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा माइटी रिवर इंडस ही है, बाकी सारे उसके अंदर फॉल करते हैं। ये हिमालय से होता हुआ पंजाब में एंटर होता है कालाबाग के मुकाम पर और फिर अल्टीमेटली ये चला जाता है अरेबियन सी में। ठीक है, जो है वो हमारे पास डिफरेंट खास तौर पे जो है वो रास्ते भी हैं डिफरेंट इसकी, जो है वो ट्राइब्यूटरीज भी हैं और अल्टीमेटली इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो इसके बाद जो है हमारे पास आप देखो कि ये हमारे पास इसकी ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी ये शामिल है और जेहलम शामिल है। फिर उसके बाद हम इसकी वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं जिसमें सवात, काबुल, कुरम, तोची, गोमल शामिल हैं। तो ये आपने याद कर लेने हैं, एक बार बुक से देख लेने हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देन हमारे पास आप अगर आप देखो तो ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज के अंदर वही रिवर्स हैं जो कि इंडिया वाली साइड से पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, रावी, चिनाब, जेलम। ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज सारे आपस में मिलके फिर एक स्पॉट पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो रिवर पंजनाद बनाते हैं और रिवर पंजनाद जो है वो मिठन कोट के मुकाम पर इंडस में फॉल कर जाता है। ठीक है, देन हमारे पास ये है कि रेनफॉल किस टाइम में बड़ी इफेक्टिव होती है। बाजुकात ऐसे होता है कि एक टाइम में रेनफॉल बड़ी इफेक्टिव होती है लेकिन वही रेनफॉल दूसरी कंडीशन में इनफेक्टिव हो जाती है। अगर रेनफॉल बहुत अरसे बाद हो तब भी वो इनफेक्टिव है, अगर वो बहुत ज्यादा हो तब भी वो इनफेक्टिव है, अगर वो बहुत कम मिकदार में हो तब भी वो बहुत इनफेक्टिव हो जाती है। तो ये मोटे मोटे इसमें से एलिमेंट्स हैं जब रेनफॉल जो है ना वो होना या ना होना एक बराबर है। रिवर्स ऑफ बलोचिस्तान की बात करें तो उसके अंदर खासतौर पे जौब रिवर है, कंधार रिवर है, कलाची रिवर है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वो रिवर्स हैं जो कि बलोचिस्तान में है। ठीक है, और रिवर हब है, पुराली है, दश्त है, हिंगोल है, मशकेल है। ये वो रिवर्स हैं जो कि टेम्परेरी आमतौर पर बारिशें होती हैं तो इनमें पानी आ जाता है और जब बारिशें रुक जाती हैं तो पानी इनका ड्राई हो जाता है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये मानसून रिवर, मानसून सीजन के अंदर पानी इनके अंदर आता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो जो है ग्राउंड वाटर में जमीनी पानी शामिल है और आपको पता है कि जमीन में अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जखायर रखे हुए हैं पानी के, कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों में ज्यादा है। यह आमतौर पे जमीन में कुछ जगहों पे 100 फीट डेप्थ में होता है, कुछ जगहों पे 200 फीट की डेप्थ पे है और कुछ जगहों पे इससे कम भी डेप्थ मौजूद है। तो ग्राउंड वाटर बड़ा यूजफुल है खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर किनाल ना हो और किनाल इरिगेशन या वेल इरिगेशन अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर ये सॉल्ट अफेक्टेड हो तो फिर भी ये कोई काम का नहीं है, लेकिन आमतौर पर जहां पे पास दरिया होता है या नहर होती है वहां पर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आमतौर पे बड़े अच्छी कंडीशंस में होते हैं। मेजर यूजेस ऑफ वाटर क्या है? डोमेस्टिक यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। डोमेस्टिक यूजेस में क्या है? ड्रिंकिंग के अंदर यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए,
सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ये है कि इंडस्ट्रियल यूजेस के बड़े बहुत सारे हैं। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो वो पानी पे बहुत डिपेंडेंट है। सारी सब्जियां फल वगैरह जो है वो हम पानी से ही धोते हैं। स्टील इंडस्ट्री में ठंडा करने के लिए स्टील को इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर जो यूजेस है उसमें सबसे बड़ा यूज जो है इसका इरिगेशन का, यानी कि इसको इरिगेशन के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मानसून जो विंड्स है वो बहुत सारा पानी रेनफॉल की शक्ल में लेके आती हैं। और रेनफॉल जो है वो अल्टीमेटली समटाइम अगर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाए, चूंकि हमारे मुख्तलिफ रिवर सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं है, तो वो जो है अल्टीमेटली उसको संभाल नहीं पाते और वो अल्टीमेटली फ्लड्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लड्स की शक्ल में चेंज हो जाता है। इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रिटिश टाइम में डेवलप हुआ। नहरें बनाई गई, दरियाओं को जो है उनके ऊपर पुल बनाए गए, पेरिनियल कैनाल्स बनाई गई। वो कैनाल्स बनाई गई जिनका जो है वो कनेक्शन डैम्स वगैरह से होता है। और इनकी वजह से क्या होना शुरू हुआ कि पानी की अवेलेबिलिटी पूरा साल होने लग गई। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे भी रहे। फिर उसके बाद ये है कि हमारे यहाँ ना दो किस्म के इरिगेशन सिस्टम्स हैं। एक है कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम, यानी कि पुराना है जो हमारे आबाओ अजदाद इस्तेमाल करते रहे, और अब है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम जिसके अंदर हमने मॉडर्न वेज जो है वो इरिगेशन के अडॉप्ट कर लिए। शदफ जो है वो एक पुराना मेथड है कि एक बंदा बाल्टी लेके खड़ा है, वो पानी निकाल के नहर से और वो अपने फील्ड में लगा रहा है। दूसरा चारसा है कि वो पानी जो है वो एनिमल ड्रिवन है, मतलब पानी जो है वो खासतौर पे क्या कर रहा है कि वो नहर पास है तो वहां से निकाल रहा है, लेकिन वो एनिमल की मदद से निकाल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर पर्शियन व्हील जो है ये एक पुराना मेथड है। ये तब यूज होते थे कि जब पानी जो है वो बहुत डेप्थ में मौजूद नहीं था, इट वॉज नियर टू द सर्फेस, तब ये इस्तेमाल होते थे इक्विपमेंट, पर्शियन व्हील वगैरह। अब तो ये नापैद हो गए हैं, पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है और वहां पे पर्शियन व्हील भी यूजलेस हो गया। सो मैंने आपको पहले बताया कि ये पुराने मेथड है। ये आपके पास शदफ है और यही काम एनिमल कर रहा हो तो चारसा हो जाता है, और ये पर्शियन व्हील की एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हमारे पास कारेज सिस्टम है, बलूचिस्तान में मुस्तामिल है। और ये है कि पहाड़ों के अंदर ये जस्ट लाइक गटर या जस्ट लाइक मेन होल्स बना दिए जाते हैं, वो आपस में चैनल्स कनेक्टेड होती हैं। सारा पानी जो है बारिश का वो इन चैनल्स में इकट्ठा होता है और अल्टीमेटली लैंड तक पहुंचता है, और वहां पर इसको जब यूटिलाइज किया जाता है तो वहां पर क्रॉप कल्टीवेशन होती है इससे। आप ये देखिए वेल्स हैं, वेल्स भी जो है बहुत आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए। लोग अपने डेरा जात या मुख्तलिफ अपने जो एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास आर्टिफिशियल ब्रिक से बना हुआ या आप छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके एक वेल बना देते हैं काफी बड़ा, उसमें पानी जमा कर लेते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वेल का ये है कि ये स्मॉल स्केल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लार्ज स्केल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन वी हैव दिस टोबा, ये आमतौर पर गाँव के इलाका जात में इस्तेमाल किए जाते हैं। गाँव से थोड़ा सा दूर एक बहुत बड़ा ओपन जो है वो जस्ट लाइक अ स्मॉल डैम होता है। सारे इलाके का पानी जो है उसकी इस तरह से ड्रेनेज डेवलप की जाती है कि इसमें पानी आ जाए, बाद में लोग इसमें मोटर लगा के तो अपने घरों को पानी ले जाते हैं। तो ये भी एक इरिगेशन सिस्टम है, और ये कोई मॉडर्न नहीं है, ये एक ओल्ड इरिगेशन सिस्टम है। बहुत अरसा दराज गांव में लोग इसको इस्तेमाल करते थे। इनंडेशन कैनाल है, ये कैनाल्स आमतौर पे बड़ी किसी रिवर से या किसी बड़ी कैनाल से कनेक्टेड होती हैं, और इनमें पानी एज अ सेफ्टी मेजर छोड़ा जाता है जब फ्लड्स वगैरह आ जाए। ठीक है, टैंक इरिगेशन है, बड़ा कॉमन है, और एक जो है वो कन्वेंशनल मेथड भी है। बहुत लंबे अरसे से इसको जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये है कि टैंक के अंदर टैंकर बना लिया जाता है, वो कंक्रीट का हो या किसी और मटेरियल का, प्लास्टिक का, इस तरह से जमीन में दबा लिया जाता है, उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, तो वो उस पानी को वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं। देन हमारे पास कन्वेंशनल मेथड, सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़े एरिया को इरिगेट नहीं कर सकते, ये बहुत स्मॉल एरिया के लिए इरिगेशन के लिए सफिशिएंट है। मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो हाँ, अब मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो लार्ज एरिया तक इरिगेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर खासतौर पर पेरिनियल्स कैनाल्स शामिल हैं, ट्यूबवेल शामिल हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन शामिल है। ये वो इरिगेशन मेथड्स हैं जो बहुत लार्ज स्केल, लार्ज एरिया के अंदर जमीन को जो है ना वो इरिगेट कर सकते हैं। सिंपल सा
जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिनियल मेथड्स क्यों बेहतर है। एक तो उनमें पानी बचता है, दूसरा लार्ज एरिया को इरिगेट कर सकते हो, और तीसरा उनके अंदर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर भी आपको मिल जाती है। हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, ये आपके पास देखो कि एक इंजन ड्रिवन ट्यूबवेल लगा हुआ है, इंजन से चलने वाला। ये यहाँ पर मोटर भी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी वाली। ये स्प्रिंकलर लगे हुए हैं किसी फील्ड में, ये स्प्रिंकलर जो है वो दूसरे फील्ड में लगे हुए हैं जहां पानी की आमतौर पे कमी हो, वहां पे स्प्रिंकलर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ये देखें कि टैंकर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं शहरी इलाकों में। पानी वो चलता फिरता जो टैंकर है, जो कि आमतौर पे किसी ट्रैक्टर वगैरह के जरिए मूव किया जा रहा है, ठीक है। वो भी एक इरिगेशन का मेथड और मॉडर्न मेथड ही। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मसला जो है 1960 के अंदर सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ कि हमने 3 मशरकी दरिया जो हैं, ईस्टर्न रिवर्स जो हैं, वो इंडिया को सौंप दिए, और 3 वेस्टर्न रिवर्स इस ट्रीटी के अंडर पाकिस्तान को मिल गए। सो इस तरह ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट रिवर्स की तकसीम हो गई, और पानी का मसला अगले 40-50 सालों के लिए रिजॉल्व हो गया। अब ये एक टैंकर की एग्जाम्पल है जो आप लोग देख सकते हैं शहरों में, और मुख्तलिफ इस तरह से बागात वगैरह आस जो रोड साइड्स हैं, और फिर उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको पानी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जो इंडस वाटर ट्रीटी था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, लेकिन इसके तहत 2 बड़े डैम्स भी बनाए गए, मंगला और तरबेला, और बहुत सारे बिराजेस भी बनाए गए, जिसमें चश्मा, रसूल, मराला, कादराबाद बिराज शामिल है। इन बिराजेस के जरिए जो है वो पानी को टेम्परेरी रोका जाता था। लेकिन याद रहे, बिराज और डैम में बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि डैम बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए पानी को स्टोर करता है, बिराज बहुत छोटे से अरसे के लिए पानी को स्टोर करता है। हमारे पास 2 बड़े डैम्स हैं, मंगला और तरबेला। दुनिया का सबसे लंबा डैम जो है वो मंगला है, और दुनिया का सबसे गहरा डैम जो अर्थ फिल्ड डैम था, दैट वाज तरबेला। अब इनकी कैपेसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो गई है, क्योंकि सिल्टेशन हुई है, और उससे डैम की दीवारें भी कमजोर हुई हैं, और डैम की स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। 2-3 काम हर डैम में होते हैं। बिजली पैदा होती है, पानी स्टोर होता है, वहां पे जो है मछेरे मछली पकड़ते हैं, यानी फिशिंग भी होती है। और फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम सिल्टेशन का भी आता है, लेकिन फायदा ये है कि यहाँ ऐसे डैम्स, छोटे जो डैम्स होते हैं, उनको मेंटेन करना, संभालना बड़ा आसान होता है। लार्ज डैम में ये सारे प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, और उनको करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सिल्टेशन का प्रॉब्लम बड़ा सादा सा है। जो रिवर का पानी है साथ मट्टी लेके आता है, वो मट्टी आमतौर पर डैम या नहर की बेस पे बैठ जाती है। उससे उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है डैम की या केनाल की या रिवर की जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सिल्टेशन का प्रॉब्लम है ये आता है क्यों है, क्योंकि हमने नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे दरख्त रिमूव किए, और उनकी रिमूवल की वजह से क्या है कि जब बारिशें तेज होती हैं तो दरियाओं की मिट्टी दरियाई पानी के साथ मिल के डैम्स तक आ जाती है, और डैम की जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। तो इस तरह से क्या होता है कि आमतौर पे यही मिट्टी फिर आगे चलती है पानी के साथ। जब डैम में से पानी निकलता है तो वो डिफरेंट नहरें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक सिंपल सी बात है ना, आप देखो अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास, उसमें आपने नीचे काफी सारी मिट्टी डाल दी है, तो उसमें पानी पहले से बहुत कम आएगा। जब ग्लास बिल्कुल खाली होगा तो उसमें पानी ज्यादा आएगा, लेकिन आपने उसमें नीचे बेस में बहुत सारी मिट्टी बिठा दी है, तो अब उसके अंदर पानी जो है वो बहुत कम जो है वो स्टोर होगा। और फिर उसके बाद आप ये देखो कि डैम्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा जी। तो इससे क्या होता है कि जब वो डैम की बेस पर आकर मिट्टी बैठ जाती है, तो डैम की जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाती है, और यही मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बाद में डैम से निकलती रहती है और केनाल्स तक आ जाती है। तो केनाल्स की भी जो जो है वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप ये देखें कि ये आप इसमें तस्वीर में देख सकते हो। तस्वीर के अंदर देखो कि पानी के साथ साथ मिट्टी आई हुई है, तो बहुत ज्यादा उसने फ्लो को रिड्यूस कर दिया है, और इस तरह से पानी के पास बहुत कम रास्ता है, और ज्यादातर रास्ते के अंदर मिट्टी बैठ चुकी हुई है। देन वी हैव ये
आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के इस तरह से आ जाता है, डिफरेंट फ्लड्स के साथ बहुत सारी मट्टी मूव करके आ जाती है। इसका कंट्रोल कैसे? बड़ा सिंपल सा। पहले तो बात, आप नॉर्दर्न एरियाज में जहां पर बारिशें होती हैं, जहां पे हार्वेस्टिंग ऑफ रेनफॉल होती है, वहां पर आप दरख्त लगाएं। जो किनाल के आमतौर पे, या बैंक जो रिवर्स के किनारे हैं, उनको कोशिश करें पक्का करें, ठीक है। उनको सीमेंटिंग करें, मेटल्ड करें, और फिर उसके बाद सिल ट्रैप्स लगाएं। जिस तरह बंदा कोई जाल लगा देता है, पानी के अंदर मौजूद सॉलिड एलिमेंट जो हैं, पत्ते या ऐसी चीजें जो हैं, जालियां लगाते हैं, इसी तरह मट्टी को रोकने के लिए, सैंड और सिल्ट को रोकने के लिए जाल लगा लें। फिर उसके बाद ये है कि डैम्स की जो डिफरेंट उनके बैंक्स हैं, उनके किनारे हैं, वो ऊंचे कर लें, पानी आपका ज्यादा स्टोर होगा। फिर उसके बाद ये है कि आप देखो कि वाटर, अच्छा ये एक अलग से प्रॉब्लम है बाकायदा कि वाटर लॉगिंग क्या है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी क्या है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी कि पानी जो जमीन में मौजूद होता है आमतौर पर 7th या 8th लेयर में, वो ग्रेजुअली राइज कर जाता है टॉप तक। जब ये टॉप तक आ जाता है तो इस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। ये जब टॉप तक आ जाता है, सारी की सारी मट्टी भी आहिस्ता आहिस्ता टॉप तक ले आता है, और वो जो मट्टी होती है, वो सॉल्ट जो होते हैं, जो पानी के साथ मिक्स हो के टॉप सॉइल में आ जाते हैं, तो कुछ अरसा बाद जब वो पानी उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, तो वो हमें सॉल्ट पैचेस की शक्ल में नजर आता है। यानी कि इट्स वेरी इजी फिनोमेना। आपने एक जमीन को मुसलसल पानी लगाना शुरू कर दिया, उसके अंदर जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और ये होता है कि वो जो सॉल्ट्स हैं उसके अंदर पानी के साथ साथ वो मिक्स होके टॉप तक आ जाते हैं, और टॉप सॉइल के अंदर वो स्टे करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सॉल्ट पैचेस भी नजर आते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर सॉल्ट पैचेस आ जाए, वहां पर मजीद दरख्त नहीं लगा सकते आप, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कि पेरिनियल केनाल्स की फॉर्मेशन का ये एक बड़ा मसला है। जिन इलाकों में हमने पेरिनियल केनाल्स बनाई, दे वर कनेक्टेड विद द डैम्स, वहां पे मुसलसल सारा साल पानी 24/7 अवेलेबल रहता था, तो लोगों ने बगैर सोचे समझे अपनी जमीनों को पानी लगाते रहना। उसका नतीजा क्या हुआ कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो राइज करके टॉप तक आ गया, ठीक है। और वो साथ नीचे से ऊपर तो आता ही है, साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी ले आता है। पानी तो उड़ जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है वो टॉप सॉइल में रह जाते हैं। ये इस तरह से आपको नजर आते हैं। जो मिट्टी है वो बिल्कुल सफेद होने लग जाती है, क्योंकि नीचे से सॉल्ट आते चले जा रहे हैं और पानी वेपोरेट होता जा रहा है, और वो टॉप सॉइल के अंदर आता चला जा रहा है, ठीक है। देन हमारे पास आप देखेंगे वाटर लॉगिंग की कंडीशन है। आप देख सकते हो राइट साइड पे मट्टी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट आ गए हुए हैं, और जहां पे सॉल्ट मौजूद है वहां पर बिल्कुल भी कोई क्रॉप आपको नजर नहीं आ रही। जबकि लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो कि वाटर इज स्टेइंग इन द रूट जोन, टॉप सॉइल के अंदर पानी मौजूद है, और अब यहां पर भी कोई कल्टीवेशन या प्लांट ग्रो नहीं किया जा सकता। सॉल्ट पैचेस जो है इसको हम सैलिनिटी कहते हैं। अब इसको रोकना कैसे? बड़ा आसान तरीका है कि आप जो अपनी केनाल्स हैं उनको अंदर से पक्का बनाओ ताकि जमीन में पानी जज्ब ना हो। सेकेंडली, फ्रीक्वेंटली अपनी फील्ड को इरिगेट ना करो। थर्डली, केनाल को साल में 3 महीने बंद भी होना चाहिए ताकि मुसलसल जमीनों को पानी ना लगता रहे। चौथा, आप ट्यूबवेल लगा के उस एक्स्ट्रा पानी को जमीन में से निकाल दें, उसके लिए कोई ड्रेन डेवलप कर दें, और ये प्रोजेक्ट बाकायदा पाकिस्तान के अंदर मुस्तामिल भी था, पाकिस्तान में यूटिलाइज भी हो रहा था। फिर उसके बाद ये यूकलिप्टस ट्रीज जो हैं, जो सफेदे का दरख्त है, वो लगाएं, बहुत तेजी से वो पानी को इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक बड़ा इफेक्टिव वे है। सरफेस वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पूरी ग्लोब में बहुत बड़ा मसला है, और उसके मेन जो कंट्रीब्यूटर्स हैं बेसिकली वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बगैर पानी को ट्रीट किए हुए ना वेस्ट मटेरियल को जो है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में डाल देती हैं। वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अल्टीमेटली सी तक पहुंचते हैं, और वहां पे मौजूद फिश की बॉडीज के अंदर भी अपीयर हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि वो अंडरग्राउंड वाटर में, अगर वो हमने फ्रेश वाटर रिसोर्स में डाल दिए और वो नीचे से कच्चा है, तो वो बाजुकात अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज तक भी वेस्ट मटेरियल पहुंच जाते हैं। तो कोई एक मकसद नहीं है, या कोई एक रास्ता नहीं है, कोई एक जगह भी नहीं है जहां पर ये इफेक्ट ना करते हो। वाटर शॉर्टेज जो है हमारे यहाँ एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है, और इसकी मेन वजह क्लाइमेटिक चेंज है। हमने अपने एनवायरनमेंट को मुसलसल जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं कर रहे थे, जिससे जो एनवायरनमेंट भी जो है हमें बैकफायर कर रहा है, और दरख्त ना लगाना इसकी सबसे बड़ी वजह है।
इसकी वजह से फ्लड्स भी आ रहे हैं। अब क्या है कि हम लोगों ने जूझू दरख्त काटे हैं, उन दरख्तों के काटने की वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं, इलाका दिन ब दिन ठंडा होता चला जो है वो गर्म होता चला जा रहा है, और अब ठंड नहीं रही। बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के वो टेम्परेचर नहीं मिलता जो कि फिजिबल होता है, जो टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिसकी वजह से वो इलाके जाने जाते थे। वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गए हैं। इसकी बड़ी एग्जाम्पल मरी वगैरह है, वहाँ पर सर्दियों में भी बहुत शदीद सर्दी नहीं होती। यस, टू सम एक्सटेंट खुन की जरूर होती है। समर में तो वहाँ पे बाकायदा अब गर्मी रहने लग गई है। तो किसी ज़माने में जब मरी में बहुत दरख्त थे और होटल वगैरह के इलाके बहुत कम थे, तो वहाँ पर अच्छा खासा लो टेम्परेचर हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से लोग कैसे इफेक्ट होते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो हो जाती है, क्योंकि दरख्त कम हो जाते हैं तो बारिशें कम होती हैं, और जब बारिशें कम होती हैं तो लेस वाटर अवेलेबल होता है, ड्राउट आने लग जाता है, फसलें बहुत कम होती हैं, खुश्की होती है ज़्यादातर। और जब खुश्की होगी, फसलें नहीं होंगी, तो गुर्बत फैलेगी, लोग हिजरत करेंगे उन जगहों से। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पहले से मौजूद दरख्तों को प्रिजर्व करें, कॉटेज जो है वो इंडस्ट्री को डेवलप करें, ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटीज लगाएं, ऐसी वैरायटीज जो कि कम पानी के अंदर भी ग्रो कर सकती हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से हम इस तमाम मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो इस पे कोई इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।